हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्वेश्चन जो लिमिट कंटिन्यूटी का रह गया था, सॉरी डिफरेंशिएशन का रह गया था, उसको पूरा करते हैं, फिर उसके बाद आगे सर्कल पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एग्जामिन द फंक्शन। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए और इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर ये कंटिन्यूटी के लिए पहले इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा है, केस 1 है, जहां पर नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला फंक्शन होता है। कंटिन्यूटी में दो केसेस हैं, एक नॉट इक्वल टू वाला, एक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाला। ओके, ये नॉट इक्वल टू वाला केस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 डायरेक्टली 0 आपको दिया हुआ है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये तो आपको सेट है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये अब हमें निकालना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1/x। ओके, अब यहां पर देख अपॉन तो है नहीं, मतलब अपॉन तो है नहीं, मतलब 0/0 कोई फॉर्मेट बनेगा नहीं। ओके, अपॉन है नहीं, मतलब 0/0 कोई इनडेफिनेट वाला फॉर्मेट तो बनने वाला नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिमिट पुट करने जाएंगे। अब लिमिट पुट करने गए तो इधर तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर cos 1/0। अब आप बोलोगे सर cos 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है इन्फानाइट है, पर cos के साथ कोई भी एंगल ले ले, cos का रेंज क्या है, cos का रेंज है -1 से +1, मतलब cos के साथ कोई भी एंगल दे दे वो -1 से +1 के बीच में ही आंसर देगा। और -1 से +1 के बीच में कोई भी आंसर है, अपने को क्या लेना देना है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो 0 ही हो जाएगा ना, यस और नो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू कॉस 1/0। तो 1, ये फाइनल आंसर विल बी 0। ओके, तो देख एफ ऑफ 0 और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स दोनों सेम आ रहा है, यस और नो। तो स्टेटमेंट लिखेगा सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है, ये कंटिन्यू। ओके, तो हमारी कंटिन्यूटी तो चेक हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाओगे तो आप बोलोगे सर इधर RHD और LHD आपको देखना है। देखो RHD और LHD तब हम देखते हैं जब ग्रेटर देन और लेस देन 0 होता है, जब ग्रेटर देन और लेस देन 0 होता है। अब जब ग्रेटर देन लेस देन 0 ना हो, इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 हो, तब आपको क्या चेक करना है, तब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि उसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, मतलब डिफरेंशिएशन का वैल्यू आता है कि नहीं आता। अगर डिफरेंशिएशन का वैल्यू आता है तो डिफरेंशिएबिलिटी है, अगर डिफरेंशिएशन का वैल्यू नहीं आता है, ओके दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, 1/0 ये इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट आ रहा है जिसको हम डीएनई बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस आ जाए फिर वो क्या हो जाएगा, अपना नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से केस में, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के केस में। तो अब इसके डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए जाएंगे अपन। तो इसके डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे नाउ अब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ डैश ए इक्वल टू एफ ऑफ, सॉरी लिमिट
h टेंस टू a, f of a plus h minus f of a whole divided by h. So therefore f dash 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h. मतलब क्या है, फंक्शन में जहां भी x दिख रहा है वहां पर आप क्या करोगे, 0 प्लस h पुट कर दोगे. हालांकि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस h क्या हो जाएगा, f ऑफ h ही होगा. तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, और f ऑफ 0 डायरेक्टली 0 दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू, f ऑफ 0 0 दिया हुआ है अपॉन h. अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h. मतलब फंक्शन में क्या करना है, फंक्शन में क्या करना है, x के जगह पे h पुट कर देना है. तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा h स्क्वायर इंटू कॉस 1 बाय h होल डिवाइड बाय h. ओके, क्लियर है. अब ये h और एक h कैंसिल हो गया क्योंकि इनडेफिनेट फॉर्म बन रहा था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे. तो अब क्या बने बचेगा अपने पास, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू कॉस 1 बाय h. ओके, अब ये जिंदगी में इनडेफिनेट फॉर्म नहीं बनेगा. अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है. लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. यस, तो आंसर आ रहा है ना, आंसर क्या है, आ रहा है. मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल भी है एट x इक्वल टू 0. क्लियर है. और यहां पर लिमिट पुट किया तो हम लिमिट लिख देंगे, सिंस h टेंड्स टू 0 h नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहां पर सिंस f dash 0 exists, so therefore the given function is differentiable at x इक्वल टू 0. समझा, यस और नो. और यहां पर भी हमने लिमिट अप्लाई किया है, तो यहां पर भी लिमिट के बारे में लिख देंगे. क्या लिखेंगे लिमिट के बारे में, x है यहां पर लिमिट, तो x टेंड्स टू 0. ओके, क्लियर, कोई डाउट. चलो डन कर दो. पनिशमेंट है ये. हाँ तो भी अनकम, ए तेरे को भी खड़ा होना है और सीधे खड़े रहो तुम लोग. ए सीधे खड़े रहे. ए तुम दोनों ने अब भी बात करते हुए दिखे ना, तुम दोनों को बाहर भेज देगा मैं. करते रहना जितने देर बात करना है.
कौन है? आप सीधे खड़े रहो, सीधे फ्रंट फेसिंग करके। हाँ हो गया, डन। चल अब डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएशन होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। 9.1 होमवर्क सेक्शन 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है आपको? एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ एफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4 तक, मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है। वेयर जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? GIF है, मतलब ये क्या है? GIF। ओके, GIF का क्या मतलब होता है? GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ओके, ये क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसको फ्लोर फंक्शन भी कह रहा है वो। ओके, दैट इज अ फ्लोर वैल्यू कह रहा है। फ्लोर वैल्यू क्या होता है? देखो, दो तरह की वैल्यू होती है। वैल्यू होती है दो तरह की, एक होती है सीलिंग वैल्यू, एक होती है फ्लोर वैल्यू। सीलिंग और फ्लोर। तो फ्लोर होता है लोअर, सीलिंग होता है अपर। सीलिंग अपर, फ्लोर लोअर। ओके, तो इसको बोलते हैं अपर वैल्यू। ओके, और ये सिर्फ इंटीजर के रिस्पेक्ट में होती है, ये होती है अपर और ये होती है लोअर। तो जैसे आप अगर बात करें 2.8, ओके, तो अगर मैं बात करूं इसकी सीलिंग वैल्यू की, तो इसकी सीलिंग वैल्यू होगी 3। ओके, और इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी होगी? 2। ओके, क्योंकि 2 और 3 क्या है? इंटीजर है, और 2.8 इन दोनों इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो 2.8 की फ्लोर वैल्यू मैं बोलूं तो 2.8 की फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और सीलिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से GIF फंक्शन है, यहाँ पर GIF फंक्शन बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है फ्लोर फंक्शन है। मतलब क्या होगा? अगर आप 0 लें, ओके, तो 0 से पहले क्या हो जाएगा? इंटीजर जो भी आएगा निगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ क्या है? 0 से लेकर 4 तक है। इसका ग्राफ कहाँ है? 0 से लेकर
4 तक है, तो समझो इसका मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0, यहां पर मार्किंग है 0 1 2 3 और 4 लेना नहीं है, 4 तक मैं बना रहा हूं पर 4 लेना नहीं है। ओके, अब क्या कह रहा है कि 0 से 4 तक ये GIF है। ओके, अगर आपकी वैल्यू 0 है तो 0 रहेगी। अगर आपका वैल्यू क्या रहेगा, अगर आपका वैल्यू 0 से 1 ओके 0.00 है तो भी उसकी फ्लोर वैल्यू 0 रहेगी। 0.5 है तो भी फ्लोर वैल्यू 0 रहेगी। 0.7 है तो भी फ्लोर वैल्यू 0 रहेगी। 0.9 है तो भी फ्लोर वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। मतलब 0 से लेकर 1 तक में आपके फंक्शन का वैल्यू सिर्फ यही रहेगा। यस और नो, क्लियर है। अब आपने 1 पुट किया तो आपके फंक्शन की यहां पर समझो क्या है 1 2 3 4। अब अगर आपने 1 पुट किया तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। अब अगर आपने 1.1 किया तो उसका भी फ्लोर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपने 1.2 किया तो भी उसका फ्लोर वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 3, मतलब 2 तक भी यही वैल्यू आएगी। यस और नो, क्लियर है। तो आपका फंक्शन कैसे रेडी होगा, आपका फंक्शन ये बनेगा। ठीक है, अब आपने 2 पुट कर दिया। अगर आपने 2 पुट किया तो अब क्या बनेगा, 2 मिलेगा। देन 2.1 पुट किया तो भी 2, 3 तक फिर से 2 मिलेगा। ओके, क्लियर है। देन अगर आपने 3 पुट किया तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 तक ऐसे ही मिलने वाला है। 4 तक जाना ही नहीं, मतलब हम कहां तक जाएंगे, हम 3.99999999 तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मिलेगा। ओके, अब ये जो फंक्शन बनता है आपको देख के लग रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको देख के लग रहा है नहीं, जंप है यहां पर, ये देख इतना इतना जंप है इधर, है कि नहीं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की पहली क्या कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल होगा क्या, ये तूने लिखा है, समझा, सिर्फ छाप के, तेरे को पता था ऐसा कुछ चल रहा है। तो और ये जो इस तरह से चलता है, ओके, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को बोलते हैं स्टेयर फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेयर फंक्शन। क्यों स्टेयर फंक्शन, क्योंकि अगर इस फंक्शन को देखोगे तो ये फंक्शन सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, स्टेयर केस। ओके, ये फंक्शन सीढ़ी की तरह चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेयर फंक्शन। समझा। एक फंक्शन और दिखेगा आपको लाइफ में आगे चल के, इस तरह का फंक्शन। ओके, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एस की तरह दिख रहा है। ओके, और ये फंक्शन काम आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम आती है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम काम आता है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग जहां पर क्लासिफाई करना होता है, आप कंप्यूटर को एक इमेज दे दो, बताओ ये कुत्ता है कि बिल्ली है, कंप्यूटर पहचान के बताएगा कुत्ता है या बिल्ली है। तो वहां पर कौन सा काम करेगा, सिग्नम फंक्शन, या तो ये या तो ये, या तो 0 या तो 1, बीच में कुछ नहीं। समझा, ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसियन क्लासिफिकेशंस। समझा, इसके बारे में जब आगे कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तब पढ़ोगे इसके बारे में। कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 12th वाला कंप्यूटर साइंस नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कीबोर्ड माउस पढ़ोगे उसको कंप्यूटर साइंस थोड़ी बोलते हैं। ओके, चलो समझाइए। ओके, तो ये फंक्शन ऐसा थोड़ा साइड में बना लो ताकि आपको समझे इसका मतलब क्या होता है। और ये पता है ना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये सारी चीजें, हाँ कम से कम 11th में ये सारी चीजें
पक्की कर लो। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब लास्ट वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, क्लोज इंटरवल मतलब वो वाला पॉइंट इंक्लूड करना है। ये सब पढ़े ना बेसिक मैथमेटिक्स में? हाँ, ये याद रखना है। अच्छा, सेट्स एंड रिलेशन में भी पढ़े, गुड। जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वापस पढ़ाया जाएगा ये सब कुछ। ए राउंड ब्रैकेट है 4 को। हाँ, ब्रैकेट का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लाइफ में ही ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कोई नेगेटिव साइन दिखे उसके आगे ब्रैकेट लगा दो। ऐसे कोई नेगेटिव इंसान दिखे उससे हाँ शील्ड लगा लो उसके और अपने बीच, नो नेगेटिविटी। ए जंप नहीं बनाना है, ए जंप बनाना नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया कि ये जंप है। हो गया डन? ओके, तो चलो स्टेटमेंट 2 लाइन का काम है यहाँ पर। तो लिखोगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये लिखो सिंस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में इस तरह से एक्स इज जी आई एफ इज जी आई एफ, जी आई एफ लिखो चलेगा। ओके जी आई एफ, तो नेक्स्ट लाइन सिंस जी आई एफ इज डिसकंटिन्यूअस GIF is discontinuous for all x, comma x belongs to integer I लिख दो। I मतलब इंटीजर, तो x क्या है? इंटीजर को बिलोंग करे तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, रियल नंबर को बिलोंग करे तो रियल नंबर पे हो सकता है ये क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए 2.2 पे। ओके 2.2 पे, 2.2 के आगे यहां तक और 2 पॉइंट, समझो यहां पर 2.2 है, 2 पॉइंट पे 2 पे चेक करना और आपको लिमिट भी 1 से 2 के बीच, सॉरी 1, अच्छा 1.8 पे चेक करना और लिमिट 1 से 2 के बीच में देखी रही, तो 1 से 2 से आगे जाओगे तो भी यही मिलेगा, यही मिलेगा। तो 1 और 2 का अगर लिमिट है और 1.8 पे चेक करना है तो कंटिन्यूस बन जाएगा। रियल नंबर पे कंटिन्यूटी तो बन सकती है पर इंटीजर पे कभी नहीं बनेगी। यहां पर 2 पे कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। ओके, यहां पर 3 पे कितना दे, 2 से आगे जैसे जाएगा क्या करेगा? अलग वैल्यू दे देगा। ओके, तो इंटीजर पे कभी कंटिन्यूस नहीं होगा ये इंटीजर पे कभी कंटिन्यूस नहीं होने वाला है। और जीरो भी क्या है? अपने आप में इंटीजर है कि नहीं? तो नेक्स्ट लाइन, तो देयरफॉर the given function is discontinuous, the given function is discontinuous, therefore the given function is discontinuous at x equal to 0, at x equal to 0। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो भाई ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं ना। तो नेक्स्ट लाइन लिख दोगे देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये पक्का, ये कहां से वहां से मिला?
ये पक्का किसी सीबीएसई वाले का ही है, ऐसे नखरे वही लोग करते हैं। हाँ नोट पैड है, मतलब ऐसे अपन लिख के ऐसे चिट्ठी देते ना, ऐसा वाला काम है। अपना जो जेडपी वाला होता है वो क्या, वो किताब से पन्ना फाड़ा, ऐसा ये क्या, अरे किसी को भी लिख के देने का रहता है ना नोट पैड, या खुद के रिमाइंडर के लिए, वो तेरी मर्जी, वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, इट इज नॉट ओके, इट इज डिफरेंशिएबल। ओके चलो हो गया। ओके चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे जहां पर हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो आपने 12th में 10th में पढ़ी ज्योमेट्री, जहां पर आपने प्योरली थियरम्स, ओके, एक ज्योमेट्रिकल शेप और उससे एसोसिएटेड थियरम्स के बारे में बात की। ओके अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे अलजेब्रा के थ्रू, जहां पर हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे अलजेब्रा के थ्रू। ओके तो अल्जेब्रिक इक्वेशन मैप करके देंगे ज्योमेट्री को। ओके इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर आप लोग कर चुके हो, दैट इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने देखा कि अगर ये लाइन है, ये देखो ये एक लाइन है जो ऐसे ओरिजिन से निकल के जाती है, तो आप इसको ड्रॉ नहीं करते हो, आप इसको लिख देते हो y इक्वल टू एम एक्स। आप बोलते हो कि कोई भी ऐसी लाइन दिखे जो y इक्वल टू एम एक्स है, जहां पर m क्या है, स्लोप है, जहां पर m क्या है, स्लोप है, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके अगर आप इस तरह की कोई लाइन देख रहे हैं तो आप बोलते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, c इज द y इंटरसेप्ट। तो ये सारी चीजें आपने क्या की, आपने इस लाइन को ड्रॉ नहीं किया, आप इस लाइन को इस इक्वेशन के जरिए लिख रहे हो। ओके तो जब आप ज्योमेट्री को किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हो, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़ रहे हो, और आपने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में ये करके देख लिया, यस और नो। अब उसी सीरीज को क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे। ओके तो अब उसी सीरीज में अगला जो टॉपिक है वो क्या है, पहले लाइन, लाइन के बाद अगला क्या है, सर्कल, लाइन के बाद क्या है, सर्कल है। ओके तो चलो अब सर्कल जब स्टार्ट करेंगे, तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले अपन सर्कल की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। और सर्कल का डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको लाइन का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। ओके सर्कल का डेफिनेशन समझने से पहले आपको लाइन का डेफिनेशन समझना पड़ेगा, और लाइन का डेफिनेशन समझने से पहले आपको पॉइंट का डेफिनेशन समझना। ओके तो क्या होता है पॉइंट, क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, क्या, पॉइंट इज पॉइंट सर, एंड दिस इज माय पॉइंट, यस है कि नहीं, पॉइंट इज पॉइंट, हाँ दिस इज माय पॉइंट। क्या होता है पॉइंट, क्या है, नहीं पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, एनीबॉडी, किसी को आइडिया है क्या, इमेजर, रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स, नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स पॉइंट, नॉट पॉइंट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट। बोलो बोलो, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का डेफिनेशन है,
अ फिगर विद जीरो डायमेंशन, एक ऐसी फिगर, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, जीरो डायमेंशन। ओके क्लियर? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट। ओके अब पॉइंट समझेगा तो पॉइंट के बाद लाइन समझेगा। अब बताओ लाइन क्या है? अच्छा, जिसको फिगर कहते हैं उसको लाइन बोलते हैं। फिगर तो ट्रायंगल भी है। वन डायमेंशनल फिगर। ओके इंफिनिटी, ये क्या होता है? लाइन इनफाइनाइट होती है, लाइन फाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट इज वन ऑफ द फीचर। इनफाइनाइट, लाइन का इनफाइनाइट होना एक फीचर है। लाइन कैन बी फाइनाइट, इट इज नॉट डेफिनेशन, इट इज फीचर, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। लाइन क्या है? लाइन एंगल बनाता है। व्हेन लाइन आर इंटरसेक्टिंग दे फॉर्म एंगल, दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, नॉट डेफिनेशन। दो पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनता है, यस। ओके दो पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनता है, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन। हाँ हाँ, यस यस। बताओ लाइन, तुम लोगों ने पढ़ा है और हाँ, और अभी पढ़ा है, जस्ट अभी 11th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। व्हाट इज लाइन? लाइन, चलो अब मैं लाइन बनाता हूं, देखो लाइन बनेगी कैसे। पॉइंट पॉइंट से बनती है वो लाइन। हाँ वो ओके अच्छा, जब बहुत सा पॉइंट पॉइंट से लाइन बनती है, यस यस और नो? यस बिल्कुल, पॉइंट पॉइंट से ही लाइन बनती है। तो जब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाए तो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत सारे पॉइंट एक साथ आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या? अरे बेवकूफो, हाँ जब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाए तो क्या बोलते हैं उसको? तब उसको बोलते हैं लोकस। ओके उसको क्या बोलते हैं? लोकस। तो बहुत सारे पॉइंट्स जब एक साथ आते हैं और कोई एक शेप बनाते हैं, ओके, तो वो जो कलेक्शन ऑफ द पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोकस बोलते हैं। ओके तो लोकस इज अ सेट ऑफ द पॉइंट। जब एक्चुअल हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी लोकस की, तो लोकस ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट। तो व्हाट इज लाइन? लाइन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। ओके लोकस ऑफ द पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है? सेट है। और जब बहुत सारे पॉइंट और जो सेट ऑफ द पॉइंट्स है या लोकस ऑफ द पॉइंट है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक शेप तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं? शेप तैयार करते हैं। और वो शेप क्या होता है? कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है। क्लियर है? अगर जैसे बहुत सारे पॉइंट ऐसे आ जाए, मतलब बहुत सारे, अब यहां पर ध्यान दो, बहुत आप सर्कल बनाते कैसे हो? अब जब सर्कल आपने बनाया, ओके, जब आपने सर्कल बनाया, जब आई थिंक फर्स्ट कंस्ट्रक्शन आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में की होगी। ओके 7th या 8th में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुई आपकी। हाँ जब भी उसके बाद कंस्ट्रक्शन चैप्टर जब भी पढ़ा आपने, ओके, तो सर्कल बनाना सिखाया गया। सर्कल बनाने के लिए, सर्कल देखो सबसे पहले तो एक यूटेंसिल्स होता है जो आप लोग डायरेक्टली ले आते हो। ओके नहीं वो छोड़ो, वो तो डायरेक्टली रेडीमेड होता है।
जब टीचर ने आपको पहली बार सर्कल बनाना सिखाया तो उसने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदवाया, और ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता था, एक वो करकटक होता था, हाँ राउंड, हाँ यस, करकटक बोलते हैं उसको। ओके, तो वो हाँ उसको क्या करते हो, उसका क्या होता है, एक सेंटर क्या होता है, एक साइड पेंसिल लगा सकते हो, एक साइड क्या होता है, नोक होता है। ओके, हाँ आप जब सर्कल बनाते हो तो क्या करते हो, वो जो पॉइंटेड साइड है उसको एक जगह क्या करते हो, फिक्स करते हो। ओके, है कि नहीं? और ये पेंसिल वाला साइड होता है, आप इसे क्या करते हो, सर्कल ड्रॉ करते हो ना। एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, ओके ऐसे सर्कल बन रहा होता है। फिर और जब सर्कल बन जाता है ना, जब सर्कल बन जाता है तब आप एक पॉइंट नोटिस करते हो कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, है कि नहीं? और ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये डिस्टेंस बराबर होता है, ये सभी डिस्टेंस बराबर होते हैं। ओके, तो अब सर्कल का डेफिनेशन क्या कहता है? सर्कल का डेफिनेशन कहता है कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, सर्कल ऑफ, सर्कल इज locus of the point which is equidistant, which is equidistant from a fixed point called as center. Okay, सर्कल क्या है, सर्कल इज सेट ऑफ और लोकस ऑफ equidistant point. Okay, equidistant point from a fixed point called as a center. ओके, तो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का अगर आप कलेक्शन कर दो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल बोलते हैं। समझ में आई बात? समझो जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो ये फिक्स पॉइंट हो गए, अब यहां से इक्वल डिस्टेंस पे मान लो ये इक्वल डिस्टेंस, तो इस इक्वल डिस्टेंस पे जितना भी पॉइंट है, ओके, जितना भी पॉइंट है इसके इक्वल डिस्टेंस पे इस सेंटर से, ये इन सभी को कलेक्ट कर लो, ये क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। समझा? तो हो सकता है मेरी फिक्स पॉइंट ये है, इसके आसपास ये पॉइंट है तो ये एक सर्कल बन गया, कि इसके आसपास एक और पॉइंट है, सर्कल बन गया। ये सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है पर उनकी रेडियस चेंज हो रही होती है। ओके, तो रेडियस क्या है, चेंज होते जा रही है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो समझ में आई डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, यस और नो? अब सर्कल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, या जिसको आप फीचर्स बोल सकते हो, उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 10th में आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। ओके, किसी भी सर्कल के पास क्या होता है, पहले डायामीटर होता है। किसी भी सर्कल का डायामीटर, आई थिंक आई होप सभी को पता है डायामीटर क्या होता है, यस और नो? सभी को पता है डायामीटर क्या होता है, यस? तो चलो कोई बता देगा डायामीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस, क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सब फीचर है, ये सब फीचर है कि नहीं? यस, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, दिस इज द डायमीटर। ओके, डायमीटर का डेफिनेशन है, क्लियर? ये आप लोग जो बताते हो इट इज द
ट्वाइस ऑफ रेडियस, ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये उस तरह का फीचर है, ओके, जैसे हम किसी के बारे में बोल देते हैं, ओके, हाँ, क्या वो लंबा है, वो काला है, वो पीला है, नीला है, जो भी है, ओके, दिस इज द फीचर। हाँ, वो कौन है एक्चुअल हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, नहीं, बस वो काला सा लंबा सा कहीं तो आ रहा है, कहीं से वहां से आता है, फलाने जगह से आता है, ओके। क्या तू ना अपना सार्केज्म तेरे पास, बस बस तू शांत रहे, समझा? तेरा लेवल कहाँ तक है और मोरल कहाँ तक है समझ में आ गया मेरे को, इसलिए मैं तेरे से ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो वो फीचर्स हैं, ओके। एक्चुअल डेफिनेशन ये, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, एंड कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस, ओके। सिर्फ सेंटर से पास हो रही इतना बोल के काम नहीं चलेगा, सर्कमफरेंस के किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट भी करती है, ओके। नहीं तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया और यहाँ से सेंटर, मैंने बोला ये लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, ये डायमीटर है क्या? नहीं, इट इज नॉट डायमीटर, ओके। सेंटर से पास हो और सर्कमफरेंस के किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट भी करे, क्लियर है, समझा? देन उसके बाद अगला कंपोनेंट जो हम पढ़ते हैं वो है रेडियस है, ओके। तो रेडियस क्या है? हाँ, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफरेंस पे किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको अपन रेडियस बोलते हैं, यस, क्लियर है। देन इसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है अपना वो है कॉर्ड, the line joining any two points of the circumference, yes, okay, it can be a diameter also, okay, diameter is the longest chord, okay। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास हो सकती है। तो डायमीटर भी क्या है, अपने आप में कॉर्ड है, कॉर्ड एक खानदान है, उस खानदान का एक मेंबर डायमीटर है, ओके, क्लियर है, कोई डाउट? तो अब इसके बाद एक जो है उसके बारे में बता दो, उसके बारे में अगर हमने बात नहीं की तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीकेंड, बोलो बोलो बोलो। क्या? ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो वो क्या है, सीकेंट है, ओके। तो देखो अब यहां पर अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, ओके, समझो पॉइंट ए और बी पे कट कर रही है और ये क्या है, एल है, तो ये लाइन एल क्या है, सीकेंट है, ओके, पर ये ए बी क्या है, ए बी कॉर्ड है, ओके, ए बी क्या है, कॉर्ड है, और ये सीकेंट है। देन इसके बाद मोस्ट फेवरेट, यस, बोलो भाई क्या होता है ये? लाइन पासिंग थ्रू एनी वन पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये टेंजेंट नहीं है, आपने तो बोला लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, बाहर से, बाहर से, अच्छा बाहर से लेके आओ लाइन, नहीं ऐसा भी नहीं, अंदर नहीं जानी चाहिए, ओके, अंदर नहीं जाना चाहिए ना सर्कल को, ओके, अंदर नहीं जाए तो कैसे कट करेगा, ऐसे कट नहीं करने का, कैसे, ऐसे, ऐसे, अरे इसको तो टच बोलते हैं, कट थोड़ी बोलते हैं, हाँ, तो इसको टच बोलते हैं, इसको कट नहीं बोलते हैं, इस कट, अच्छा,
क्या बोला, पासिंग थ्रू, इसको पासिंग थ्रू भी नहीं बोलेंगे। ओके, टचेस, ओके, इसको पासिंग थ्रू भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो लाइन टचेस द सर्कल एट एनी पॉइंट, ओके, ऑन द सर्कमफ्रेंस, जहां पर वो क्या करे, टच कर रही है। ओके, पासिंग थ्रू मतलब उससे होकर निकल जाना। पासिंग थ्रू का इंग्लिश मीनिंग यही है ना, पासिंग थ्रू, होकर निकलना। ओके, टच का मतलब छूकर निकलना। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर, इसीलिए तो लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, क्योंकि आप जो वर्ड बोल रहे हो उस वर्ड के बहुत वर्ड का ही तो इम्पोर्टेंस है कि नहीं? क्लियर? तो टच, ओके, टेंजेंट क्या है, जो टच करके किसी पॉइंट पे निकलती है। ओके, और जिस पॉइंट पे टच करके निकलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाँ, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ, है कि नहीं? ये होती है टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श करके निकलती। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। समझा? क्लियर है? तो ये था बेसिक ऑफ सर्कल, ओके, जहां पर हमने बेसिक सर्कल के बारे में बात की है। अब हम आगे एडवांस करेंगे सर्कल के इक्वेशन के बारे में। ओके, तो चलो टाइटल दे देंगे, सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और ज्यादा बेसिक कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। क्यों, कभी हो सकता है आपके कॉलेज के एमसीक्यू में डेफिनेशन आ जाए, तो लिखेंगे सर्कल का डेफिनेशन। सर्कल का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज locus of point equidistant from equidistant from fixed point, equidistant from fixed point, called as center of circle, called as center of circle। ओके, चल अब हम एक्चुअल टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। ओके, तो हमारे सिलेबस में जो पहला टॉपिक है दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे आपने लाइन जब पढ़ा तो लाइन में लाइन के अलग अलग फॉर्मेट का इक्वेशन पढ़ा आपने। ओके, आपने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, है कि नहीं? आपने पढ़ा पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा आपने नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ा, है कि नहीं? तो ये अलग अलग क्या है, फॉर्मेट है। लाइन अलग अलग फॉर्मेट में है, लाइन अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे है। ओके, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होके जा रही है, एक लाइन एक्स एक्सेस को भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सेस को भी एक पॉइंट पे। एक क्या है, नॉर्मल का फॉर्मेट है। ओके, कि ओरिजिन से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर आपको पता है, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म ना। जैसे नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, नॉर्मल फॉर्म बोलता है ये आपका कोऑर्डिनेट है और यहां से एक लाइन पास हो रही है, बट इस लाइन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये कहां पर कट कर रही है, बट आपको इतनी जानकारी है कि ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर उसकी लेंथ कितनी है, पी है। तो आप बोलोगे ये एंगल अगर अल्फा बनाता है कि नहीं, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये आप नॉर्मल फॉर्म बोलते हो ना, है कि नहीं? तो ये नॉर्मल फॉर्म है लाइन का। इसी तरह से सर्कल भी अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो सकता है, अपने अलग अलग फीचर पे हो सकता है। तो अलग अलग सर्कल की क्या इक्वेशन होती उसके बारे में पढ़ना, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो टाइटल दे देंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारा टाइटल होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो पहला फॉर्मेट है अपना, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन।
अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहली बात, इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है। सेंटर कहां पर होता है? सेंटर एट ओरिजिन। ये बात याद रखनी है कि जो स्टैंडर्ड सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है। मतलब अगर सेंटर को सी से रिप्रेजेंट किया जाए तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। अगर सेंटर को सी से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 होगा। लास्ट बेंच, कंसेशन लेके आओगे तुम लोग? और इसकी जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस होगी आर। ओके, तो अगर ऐसा सिचुएशन है, सेंटर सीधे खड़े हो जाओ। कोई फोटोशूट नहीं चालू है अपना? तो सेंटर एट ओरिजिन है और रेडियस कितना है? आर है। ओके, तो ऐसे केस में अपना जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसे ड्रॉ करें, नहीं नहीं, ओके, 9:30 बजे। ओके, तो ये है आपका पहला फॉर्मेट इक्वेशन ऑफ सर्कल का, जहां पर सेंटर कहाँ होता है? ओरिजिन पे होता है और रेडियस क्या होता है? आर होता है। ऐसे सिचुएशन में आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई डाउट इसको लेकर? यस और नो? चलो लिख लो ये। नो मत, नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये बोलो, ये काम हो सकता है। क्या हुआ? सर्कल बना ऐसे? हाँ। अरे यार, साइंस का स्टूडेंट है, ऐसा आग बंद करके भी ड्रॉ किया तो सर्कल बनना चाहिए। तुम लोग स्केल स्केल यूज करते रहते हो। नहीं, तुम लोग नहीं, ये गर्ल्स। नहीं क्या? हाँ, 0,0, ओ 0,0। परफेक्टली डिजाइन किए। जाओ जाओ। अरे नहीं, वो जा रहे हैं। हो गया, डन। चलो नेक्स्ट जो फॉर्मेट है दैट इज
सेकेंड फॉर्मेट इज सेंटर रेडियस फॉर्मेट। ये बातें नहीं। सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या कहता है, आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा, ओरिजिन छोड़ के कहीं और भी हो सकता है। ओके, तो सेंटर सी क्या होगा, ओरिजिन छोड़ के किसी और प्लेस पे, जिसको अपन एच कॉमा के बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एच कॉमा के, मतलब ओरिजिन पे नहीं होगा, ओरिजिन छोड़ के कुछ और भी, कुछ भी हो जाए। ओके, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा आर, रेडियस क्या होगा, आर होगा। तो ऐसे केस में आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो सिचुएशन कैसी होगी, यहां पर सिचुएशन होगी इस तरह से। This one. तो यहां पर ओरिजिन होगा, यहां पर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो आपका सेंटर यहां पर नहीं होगा, बट आपका सेंटर कहां पर होगा, यहां पर कहीं तो होगा। जो पोजीशन होगा अदर देन ओरिजिन, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, तो अदर देन ओरिजिन होगा। ओके, और आपकी जो रेडियस होगी, मान लो रेडियस यहां पर है, ये यहां पर पॉइंट P है और ये आपकी रेडियस R होगी। क्लियर है, और ये सेंटर C है और ये ओरिजिन O और ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस X और Y। ओके, चलिए लिखिए। तो यहां पर आपका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे नहीं होता है। नहीं, खड़े हो जाओ आप भी। क्या, हाँ तो भी खड़े रहो। किसको चक्कर आ रहा है, क्या, नहीं नहीं, ज्यादा देर खड़े रहो, चक्कर चला जाएगा। क्या, हाँ खड़े रह के चक्कर आया, थोड़ी देर खड़े रहो एक बार। क्या, नहीं, किसी भी चीज पे टेंशन मत लिया करो, एक बार सैचुरेशन आया तो अपने आप नॉर्मल लगने लगता है वो। नेवर एवर। चलो नेक्स्ट फॉर्मेट इज डायमीटर फॉर्म।
नेक्स्ट इज डायामीटर फॉर्म। अब डायामीटर फॉर्म क्या कहता है? डायामीटर फॉर्म कहता है कि अगर आपको डायामीटर के एंड पॉइंट्स पता है, सेंटर नहीं पता है, रेडियस नहीं पता है, पर डायामीटर के क्या है, एंड पॉइंट्स पता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर, अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर हैं, तो ऐसे केस में आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? ऐसे केस में आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां पर सिचुएशन समझो, जैसे ये सर्कल है, अब इस सर्कल का आपको क्या है, सेंटर नहीं दिया हुआ है, इस सर्कल का आपको सेंटर नहीं दिया है, सिर्फ डायामीटर दिया हुआ है। ये डायामीटर है और डायामीटर के एंड पॉइंट इसने बता दिए। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 है, ओके। और ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 है। ऐसे केस में, और सेंटर क्या है, c है, जो कि मुझे पता नहीं है, तो ऐसे केस में अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो आप ये फॉर्मेट यूज करोगे, ओके। हाँ हाँ, डायग्राम से तो समझेगा तेरे को। बातें नहीं करना है। हो गया डन? यस और नो? नहीं, नो मर्सी, नो मर्सी। क्या? नहीं, ऑलरेडी ओवरलोड हो गए हैं। नहीं, और ज्यादा चाहिए नहीं, इतना मैं संभाल नहीं सकता। हाँ, वो चल जाएगा, थोड़ा बैलेंस होगा।
ठीक है, फिर अपन वापस कमा लेंगे। नहीं ना, ओवरलोड नहीं चाहिए। पुण्य का घड़ा भर चुका है, कहाँ ले जाऊंगा। हो गया। सी 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 फॉर सेंटर। चले अब आगे बढ़ेंगे। अगला टाइटल देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। ओके चलो, पहला केस क्या है? सर्कल टचेस एक्स एक्सेस। ओके, सर्कल क्या कर रहा है? एक्स एक्सेस को टच कर रहा है। तो यहां पर ये आपका ओके बातें नहीं रहे। ओके चल, ये एक स्पेशल केस है जहां पर आपका सर्कल क्या कर रहा है? एक्स एक्सेस को टच कर रहा है और सेंटर क्या है? एच कॉमा के है। अगर सेंटर एच कॉमा के, आप ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइन दोनों मिक्स हो रहे, सॉरी सर्कल और लाइन दोनों काम आएंगे। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ये एच कॉमा 0 है और यहां से ये ड्रॉ किया गया जो पॉइंट है ये 0 कॉमा के है। यस और नो? क्लियर है? तो अगर मुझे इसका सेंटर पता है, बस किसी भी तरह से इसका रेडियस पता चल जाए, तो सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करके मैं क्या करूंगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेंटर रेडियस फॉर्म ही की यूज करोगे आप, क्योंकि मुझे पता है इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है और इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स भी पता नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेंटर रेडियस फॉर्म। ओके, जो कि सबसे फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, इवन ओरिजिन वाले में भी काम कर जाएगा।
तो अब मुझे इसका सेंटर तो पता है, सर्कल निकालने के लिए याद रखना, जब भी आगे सर्कल पढ़ोगे दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सर्कल निकालने के लिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस मिल जाए ना, पूरा सर्कल का इक्वेशन सेट है। तो सेंटर तो दिया इसने h कॉमा के, ओके। अब इस पूरे सर्कल में कोई मुझे रेडियस बता सकता है क्या? रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? हाँ, अच्छा ये पॉइंट, इसका नाम दे देता हूं P। सीपी रेडियस होगा, तो सीपी का लेंथ बता सकता है कोई? आर नहीं, आर तो नोटेशन है ना, ओके। लेंथ बता दो यहां पर, लेंथ क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए किसके बीच में? सी और पी लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। हाँ रफ में लगाओ जल्दी, हाँ रफ में लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला और मुझे बताओ। क्या आ रहा है? यस, h माइनस है जीरो, जीरो का होल स्क्वायर जीरो, k माइनस जीरो, k का होल स्क्वायर, k स्क्वायर और रूट न्यूट्रलाइज हो गए, k बच गया। ठीक है, अब यहां पर जब तुम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हो, तो अगर यहां पर जो एंगल बनता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है? y कोऑर्डिनेट होती है ना, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होती है। तो देखो ये क्या है? ये वर्टिकल डिस्टेंस ही है ना, है कि नहीं? ओके, तो वर्टिकल देखो ये डिस्टेंस, अब ध्यान से सुनना, सेम ही होगी ना, यस और नो? तो एक बात याद रखना है, जब भी आपका सर्कल एक्स एक्सेस को टच करता है, रेडियस इक्वल टू, रेडियस क्या होगा? रेडियस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है उसका मॉड्यूलस, ओके। अब बोलो सर मॉड्यूलस क्यों? क्योंकि भाई रेडियस जो है एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, यहां पर डिस्टेंस निगेटिव नहीं रख सकता, ओके। क्लियर है? तो ये एक पहला केस है। तो ऐसे केस में अगर मुझे क्या मिल गया यहां पर, y कोऑर्डिनेट क्या है? k है, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर सेंटर रेडियस से, y माइनस के का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या है? k है, तो k का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, समझा? लिखना नहीं, बोला एक बार बोल दिया, नहीं तो बार बार मत पूछा करो रे, बार बार कोई चीज पूछते हो ना मेरे को गुस्सा आता है। एक बार खड़ा कर दिया, एक्सेप्टेड कि मैंने नहीं किया, बस। हाँ, एंड प्रॉमिस बाय योरसेल्फ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा रिपीट नहीं होगा, बस दैट्स ऑल। पूरा लेक्चर खड़ा रहना है, समझा? और कम, मतलब बस मैं एक मिनट तुम लोग को बताता हूँ काइंड ऑफ एटीट्यूड पीपल का। देखो क्या होता है ना, देखो एक पर्सनालिटी कई टाइप की होती है, उनमें जो अगर बाय क्लासिफिकेशन देखे तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ये होती है कि सामने वाले को पता है यार मेरी गलती है, देन ही कीप हिज माउथ शट, कि भाई मेरी गलती है, मैं, मेरा मुंह बंद रहेगा, ओके, आई विल
ओके मैं मान लूंगा मेरी गलती है एंड ओके आई सॉरी फॉर दैट और मेरा मुंह बंद रहेगा। और एक होता है कि गलती रहती है फिर भी सामने वाले पे गलती होके भी मैं क्या किया, गलती हो गई तो क्या हो गया। ओके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा क्या, गलती हो गई तो हो गया, इंसान है गलती तो होगी। ये तो ये तुम लोग को खड़े रखने के बाद जो बोलते हैं ना बैठू क्या तुम, ये सेकंड वाली पर्सनालिटी। हाँ नहीं, ये जो बोल रहे बैठू क्या तुम, ये सेकंड वाली पर्सनालिटी हो। अरे तुम एक्सेप्ट कर लो ना, तुम्हारी गलती होगी, आज मुझे खड़ा ही रहना है। ये सेकंड वाली पर्सनालिटी मत बनो। सेकंड वाली पर्सनालिटी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द एक्सक्यूजेस। फर्स्ट वाली पर्सनालिटी बनो, अपनी गलती मान लो, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट, इट्स ऑल। मुझे फोटोसिंथेसिस सर पढ़ा रहा था, उसका नाम आज तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मुझे उस प्रोफेसर को क्या करना था, बाय माउथ जवाब नहीं देना था उसके क्लास में, बाय मेरे रिजल्ट जवाब देना था उसको, उस प्रोफेसर को। उसका नाम क्या था? सुरवे सर था। सुरवे सर पढ़ा रहे थे मेरे को फोटो फोटो हाँ सुनील सुरवे। हाँ सुनील सुरवे उनका नाम था पूरा। ओके अभी तो वो फेसबुक पे है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी है। उसके बाद क्या जब जो चीजें शॉर्ट आउट हो गई, ठीक है हो गई। वो तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे एंड आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो कुछ वर्ड्स है उसमें, मुझे इवन वो वर्ड्स भी याद है आज। फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ते हो तो वहां पर थैलॉइड्स होते हैं। ओके ऐसे एक स्टैक गोल गोल होता है, एक के ऊपर एक होता है, उसको थैलॉइड्स बोलते हैं। और वो मुझे बोलने नहीं आ रहा। और वो फोटोसिंथेसिस में ऐसे बहुत सारे टर्म्स है। ओके एक जो पिगमेंट है क्लोरोफिल है। ओके तो उसको मैंने जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम तो हमको जैसा पढ़ाया, मैंने क्लोरोफाइल बोल दिया था उसको। एक्चुअली स्पेलिंग इज PHYL ना, तो इंग्लिश में फिल बोलते हैं, अपने को क्या पता, फाइल बोल दिया। फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था, पढ़ाया तो उसने मेरा क्लास में बहुत मजाक बना दिया। ओके बट इट वाज ह्यूमिलेटिंग क्लास एंड आफ्टर क्लास मुझे रोना आ रहा था कि यार नहीं गलती हो गया। मैं अपने घर वालों को कोस रहा था, इन लोगों ने मेरे को हिंदी मीडियम में पढ़ा। हाँ ब्लेम, ये ब्लेम चालू हो गया मेरे अंदर ही, ब्लेम चालू हो गया। मैं अपने घर वालों को कोस रहा था कि इन लोगों ने मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता तो मेरा भी अच्छा रहता, ये ऐसा। हाँ रिग्रेट। देन क्या हुआ फिर दैट, फिर वो सब के बाद ठीक है वो होता है। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया इसको देखना, बोले जो भी उसके नंबर ला के दिखाए। ओके मैं PCM वाला है। ओके मेरे को मैथ्स में 92 100 आउट ऑफ 12th में। ओके मैथ्स में 92, मेरे को बायो में 95 100 आउट, समझा। तो मैंने उसको करके दिखाया। मुझे पता था कि इसको मुझे मेरे मार्क्स से जवाब देना। तो तुम लोग भी वैसे ही एटीट्यूड रखो। हाँ मैंने तुम्हारे इंसल्ट कर दी ना, तो देन आपका माउथ नहीं खुलना चाहिए। ओके ओके अगर आप कंसीडर करो, ओके यू कैन लुक एट द सचिन तेंदुलकर। उसको पता है भाई तू कितना भी स्लेजिंग कर, मेरा बैट जिस दिन बोलेगा तेरा स्लेजिंग अपने आप डाउन हो जाएगा। हाँ तो तुम्हारे पास, हाँ तुम्हारे पास मेरे को जवाब देने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा मार्क्स है। देखो एग्जाम में पढ़ के दिखाओ, मेरा मुंह शांत करो, समझा। और ऐसा एटीट्यूड रखो तो ओके सामने वाले को किससे जवाब देना है, ये एटीट्यूड रहेगा तो ज्यादा बेस्ट है। ऐसा नहीं हम माओ से बोले जा रहे ये वो, फिर क्या वो तुम फुसका है फिर बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते, वैसा वाला केस है। चलो अब ये स्पेशल केस में पहला केस आ गया जहां पर अपन ने क्या कि अपना सर्कल किसको टच कर रहा था, एक्स एक्सेस को। ओके अब अपना दूसरा केस होगा जहां पर सर्कल, अपना सर्कल किसको टच करेगा,
वाई एक्सेस को। चलो चलो सेकंड केस लिख देंगे। क्या था अपना पहला केस? सर्कल टचेस एक्स एक्सेस, देन सर्कल टचेस वाई एक्सेस। सर्कल टचेस वाई एक्सिस। तो यहां पर अगर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देता हूं मैं। अब यहां पर इसका सेंटर जो है वो है सी एच कॉमा के। ओके, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ओके, और सिचुएशन देख के हमें पता चलती है ये जो पॉइंट होगा ये एच कॉमा जीरो होगा, है कि नहीं? और ये जो पॉइंट होगा ये 0 कॉमा के होगा। क्लियर है? अब यहां पर जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा? रेडियस ये होगा। रेडियस क्या होगा? ये होगा ना? यस और नो? ये रेडियस नहीं हो सकता क्योंकि आउटसाइड चला जाएगा। क्लियर है? ए सीधे खड़े हो जा। तो यहां पर अगर रेडियस ये है, मान लो यहां पर पी नाम दे देता हूं, तो रेडियस अगर ये है, ओके, तो रेडियस क्या होगा मेरे को बताओ? सेंटर तो एच कॉमा के हो गया, सेंटर एच कॉमा के हो गया। यहां पर आपका सेंटर क्या हो गया? एच कॉमा के। रेडियस क्या होगा? एच। यस, एच होगा। यस बिल्कुल। अगर इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, या आपका रेडियस क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में टच करे तो आपका रेडियस क्या होगा? रेडियस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ओके, और यहां पर क्या है? एच है। क्लियर? तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बनेगा अपना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। समझा? डन कर दें।
ओके डन। चलो इसके बाद जो लास्ट स्पेशल केस है, सर्कल टचेस बोथ दी एक्सेस। सर्कल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, एक्स को भी टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है। नेक्स्ट, सर्कल टचेस बोथ दी एक्सेस। सर्कल अगर दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, सिचुएशन क्या होगी? ओके, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, सेंटर है एच कॉमा के। ओके, अब यहां पर देखो, एक पॉइंट नोट करना है कि अगर सर्कल क्या कर रहा है, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपका रेडियस। ओके, और ये भी क्या होगा आपका रेडियस। मान लो ये सी है तो ये क्यू और ये पी। ओके, तो पी होगा एच कॉमा 0 और ये क्या होगा 0 कॉमा के। अगर आप देखोगे, अगर सी क्यू लोगे तो के मिलेगा, अगर सी पी लोगे तो एच मिलेगा। तो अब किसी भी सर्कल की दोनों रेडियस तो क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यहां से एच भी रेडियस है, के भी रेडियस है, मतलब एच और के क्या है, इक्वल है। मतलब यहां पर जो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो दोनों इक्वल होते हैं ना, यस और नो। तो अगर सर्कल टच कर रहा है दोनों एक्सेस को, तो सेंटर सी एच कॉमा के और यहां पर एच इक्वल टू के होगा, याद रखना। तो जब भी सर्कल दोनों एक्सेस को टच करता है, सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, और रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ओके, क्लियर है। और इक्वेशन क्या होगा ऐसे केस में, तो ऐसे केस में इक्वेशन होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसको लेकर? ओके, चलो डन कर दो इसको। बस बस, हो गया हो गया, डन कर रहे हैं। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, 9:30 हो गया, बैठ जाओ। हाँ, क्या रहा है। ओके, तो आज यहीं पर डन करते हैं अपन, अगली क्लास से अपन इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे।